नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूँ नीलू व्यास। आज माफ़ करिएगा, थोड़ा आज मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और थोड़ा-सा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो माफ़ करिएगा मुझे। लेकिन आज के टॉपिक पर आती हूँ। आज कल आरएसएस के जो दत्तात्रेय होसबले हैं, जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये जो कई दिनों से जो आरएसएस की बैठक मथुरा में चल रही थी, तो उस बैठक में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ बोली जिससे ये पता चला कि वो राहुल गांधी से मिलने के लिए इच्छुक हैं। और उन्होंने कहा कि भई राहुल गांधी ने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, लेकिन वो हमसे मिलते नहीं हैं और मैं तो हर उद्योगपति से, हर नेता से मिलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा दत्तात्रेय होसबले ने कहा था। अब सवाल ये उठता है कि आरएसएस आखिर राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहता है? क्या आरएसएस ने राहुल गांधी के ऑफिस से कोई अपॉइंटमेंट लिया है? अभी तो फिलहाल इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन जो ये वार्षिक बैठक मथुरा में हुई थी, तो उसमें बिल्कुल साफ शब्दों में दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि हम हर राजनीतिक दल के नेताओं, हर उद्योगपति, विभिन्न समुदाय के हर नेता से मिलते हैं। हमारा किसी के साथ कोई तनाव नहीं है, चाहे वह भाजपा नेता हो, कांग्रेस हो या अन्य संगठन के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि ये अलग खबर बन जाएगी। अब आरएसएस नेता का जो ये बयान है, कैसे समय में आया है, जब लगातार आपने देखा है कि राहुल गांधी आरएसएस को लेकर हमलावर रहे हैं। अभी जब वो अमेरिका गए हुए थे तो टेक्सास में उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा था कि संघ मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। उसके अलावा भी उन्होंने एक बार ये भी कहा कि मैं तो आरएसएस के दफ्तर में कभी जा ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि आरएसएस क्यों मिलना चाह रहा है राहुल गांधी से और क्या साबित करना चाह रहा है, या फिर ये कोई षड्यंत्र है राहुल गांधी के खिलाफ? हमारे साथ स्क्रीन पर आप कुछ मेहमान देख सकते हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। डॉक्टर हरि भाई देसाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। देसाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक देश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, नागपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओमकारेश्वर पांडे जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, थॉट लीडर हैं, आपका भी स्वागत है। और कमल कृष्ण रॉय इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, आप कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज की चर्चा में प्रोफेसर शशि शेखर सिंह से शुरू करती हूँ क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उनको जाना है, वो कहीं बाहर से उन्होंने ज्वाइन किया है। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह, आपको क्यों लग रहा है कि आरएसएस के लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए बेताब हैं या फिर इच्छुक हैं? अगर मैं बेताब शब्द ना इस्तेमाल करूं तो राहुल गांधी से क्यों मिलने की इच्छा जता रहे हैं आरएसएस के लोग? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा देखिए, प्रोफेसर सिंह जी। नमस्कार। मैं तो बहुत साफ तौर पे मानता हूँ कि जो वैचारिक संघर्ष है, एक विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है, कट्टर हिंदुत्ववादी शक्तियों की विचारधारा है, वो विचारधारा भारत की जो विचारधारा नहीं है, जिसको हम कहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया, उससे मेल नहीं खाती। तो सवाल ये जरूर उठेगा कि आखिरकार आरएसएस के कोई दत्तात्रेय साहब राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत जरूरी जानना है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा वैचारिक संघर्ष है आरएसएस से, और ये संघर्ष आज का नहीं है। कांग्रेस का संघर्ष आजादी के संघर्ष के दिनों से, और फिर गांधी की हत्या जिस प्रकार से हुई, तो ये संघर्ष तो तब से चल रहा है। ऐसे नहीं चाहेंगे, क्यों मिलना चाहेंगे? क्योंकि मिलने का अर्थ होता है कि आप उस विचारधारा से जो परस्पर बिल्कुल विरोधी विचारधारा है, भारत की एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक विचारधारा के, और जिसको कहते हैं कि विविधता में एकता की विचारधारा से बिल्कुल विपरीत है, उससे संवाद करने का मतलब होता है कि आप कहीं न कहीं उस विचारधारा को संवाद के द्वारा जो स्वीकार करने की स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि ये कतई जो है राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। और आरएसएस, देखिए, समाज में लगातार आरएसएस जो है परस्पर विरोधी बातें करके भी कंफ्यूजन पैदा करता रहा। आप देखेंगे कि कई बार वो ऐसी बातें, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे आरएसएस के कुछ प्रमुख जो नेता हैं, प्रचारक हैं, वो ये परस्पर विरोधी बातें करके भारतीय समाज में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। कंफ्यूजन का अर्थ ये होता है कि कुछ लोग ये मानने लगते हैं कि नहीं, देखिए, आरएसएस ने तो ऐसा कहा था, आरएसएस तो चाहती है कि वो संवाद करे उन पार्टियों से भी जिन पार्टियों को आप कहते हैं कि वो अच्छा नहीं मानते हैं। मुझे लगता है ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है, और राहुल गांधी को इससे बिल्कुल बचना चाहिए।
और जो भी इस प्रकार की लोकतांत्रिक सेक्युलर शक्तियां हैं, कहिए कि आपसे संवाद इस अर्थ में होगा, आप पहले कहिए कि भारत में विविधता की एकता को आप स्वीकार करेंगे, आप कहिए कि आज के बाद कोई भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। सेक्युलरिज्म को आप उसी रूप में मानते हैं जिस रूप में वो भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में निहित है। अगर वो तैयार होते हैं तो फिर सोचने की बात हो सकती है, अन्यथा और वो तैयार नहीं होंगे। आरएसएस का जो 100 साल का लगभग पुराना इतिहास है, वो इतिहास यही है और उसके पूर्व ही हिंदू महासभा का इतिहास है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल, और मुझे एक साथी ने कुछ दिनों पहले बताया था कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और राहुल गांधी ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मैं जानता हूं कि हमारा संघर्ष कौन है या हमारा संघर्ष किससे है, हमारे कौन है वैचारिक शत्रु, और इसलिए उससे बच के रहना। और पार्टी के अंदर भी कुछ इस प्रकार के वैचारिक शत्रु के प्रति लगाव रखने वाले लोग हैं, वो ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि राहुल गांधी ने अपनी बातचीत में ऐसा कहा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बहुत साफ हैं और उन्हें किसी भी स्थिति में बातचीत का कोई भी रास्ता नहीं रखना चाहिए। और आरएसएस की विचारधारा का निरंतर भारतीय समाज में जो है वो विरोध करना चाहिए। मैं एक और बात अंत में कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मैं आज गोवा में हूँ और गोवा में जब हम टैक्सी वाले साथी के साथ आ रहे थे, मुझसे वो ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जानकारी आपको कहाँ से मिली है? बोले कि नहीं, व्हाट्सएप पे आता है ना, व्हाट्सएप पे आता है कि जो है इंदिरा गांधी के पति मुसलमान थे, वही जो लाल बहादुर की शास्त्री की हत्या करवाने में कांग्रेस का हाथ है और इंदिरा गांधी, ऐसी ऐसी बातें। तो उसमें हमने कहा भी कि आप इस तरह के जो हैं जिसको व्हाट्सएप के द्वारा जानकारी मिलती है उसको ना जाने, और हम लोग तो शिक्षक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, हम लोगों ने पढ़ करके ही ये डिग्री भी हासिल की है और शिक्षक भी बने हैं। तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ उसको स्वीकार कीजिए। और उन्होंने कहा हाँ हाँ ये जानकारी व्हाट्सएप पे। अब सोचिए कि निरंतर किस प्रकार की कोशिश हो रही है और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक बिल्कुल मिथ्या झूठ झूठ को परोसा जा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर सिंह। आई थिंक यू आर इन अ हरी, सो आई लेट यू गो। मैं अब ओंकारेश्वर पांडे जी के पास आती हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि सर क्या आरएसएस कोई राहुल गांधी के साथ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा था कि नेहरू जी से भी जो आरएसएस के पहले चीफ थे वो मिलने की कोशिश कर रहे थे जब वो जेल से छूटे थे। उसके बाद एक उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नेहरू जी ने भी मना कर दिया था। और आरएसएस अक्सर ये कोशिश करता है कि कांग्रेस के नेता आए उनके फंक्शंस में, उनसे बात करें। क्या वाकई में आरएसएस राहुल गांधी को किसी झांसे में फंसाना चाह रहा है? एक क्या षड्यंत्र देखते हैं जब दत्तात्रेय होसबले ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन वो आरएसएस से इनकार क्यों करता है? तो इसे क्या आप एक षड्यंत्र के रूप में देखते हैं? क्या आरएसएस राहुल को फंसाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल ये और कुछ नहीं, एक तरह से अपने लिए वैधता हासिल करने की कोशिश होगी कि अगर राहुल गांधी एक बार मिल लेते हैं तो फिर उनको कहने को हो जाएगा कि देखिए राहुल गांधी भी हमसे मुलाकात कर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, एक समय गोलवलकर जी ने कहा था कि भाई भारत का जो इंटेलेक्चुअल समाज है वो हमें अछूत मानता है। तो धीरे धीरे उन्होंने इंटेलेक्चुअल समाज से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि 80 के से लेके 90 तक के दशक में, उस 80 में जब जनता पार्टी के साथ इन लोगों ने विलय किया, उस समय यही सवाल उठा था कि भाई दोहरी नागरिकता नहीं रहनी चाहिए, या तो आप जनता पार्टी में रहिए या संघ भाजपा के सदस्य हो। इस आधार पर अटल जी ने, आडवाणी जी ने छोड़ा और अपनी पार्टी बना ली। उसके बावजूद इस पार्टी को एक सांप्रदायिक पार्टी माना जाता रहा और 90 तक तो ये लगातार कोशिश करते रहे कि छोटे बड़े दलों के साथ मिलके, उनके साथ गठबंधन करके सरकार बना के अपने अछूत होने का, जो अनटचेबिलिटी का जो सिचुएशन है उसको खत्म करें। और इन्होंने काफी हद तक दूर किया। इस क्रम में इन्होंने कई दलों को जिनकी स्ट्रेंथ कम थी और इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी, उसके बावजूद उनके नेता को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में उदाहरण है, बिहार में उदाहरण है, कई राज्यों में ऐसे उदाहरण हैं। तो सिर्फ ये वैधता हासिल करने की कोशिश, और इस क्रम में ये करते क्या हैं कि जिस पार्टी के साथ ये जुड़ते हैं उस पार्टी को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उसके कार्यकर्ता वर्ग में ये मैसेज चला जाता है कि भाई
हमारी पार्टी को संघ या भाजपा से कोई मतभेद दुराव नहीं है, तो मतलब हम भी उनके साथ जुड़ सकते हैं, तो इसी तरह से अपना ये कर लेते हैं। अब ये एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत स्कैथिंग अटैक किया। आपने देखा कि पार्लियामेंट में जिस तरह से उन्होंने बहुत दमदार तरीके से, जोरदार तरीके से कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है और वही हिंदू नहीं है। शिव की और तमाम ऐसे देवी देवताओं की तस्वीरें लेके उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, इस तरह का अटैक मुझे लगता है कि पिछले 75 सालों में किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने आरएसएस बीजेपी पर नहीं किया। बावजूद इसके कि उन पे 4 बार बैन लगाए गए और तल्ख से तल्ख बातें कही गई, लेकिन हाउस में जिस तरह से अटैक राहुल गांधी ने किया, ऐसा अटैक किसी ने कोशिश नहीं किया था। बल्कि राहुल गांधी का जो आपने जिक्र किया, उनका ये कहना सही, अभी जो प्रोफेसर कह रहे थे कि कई लोग ऐसे भी हैं पार्टी के भीतर भी जो संघ के प्रति नरम विचारधारा रखते हैं। नरम क्यों? आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर ही थे, ऐसे कई लोग रहे हैं। आज जिनको ये आइकॉन मानते हैं सरदार पटेल को, सरदार पटेल तो इनके ऊपर बैन लगाने वालों में रहे हैं, हालांकि बाद में उन्होंने बैन वापस भी लिया था। और आज कई लोग ऐसे कहते हैं, मैंने कई लोगों के बयान पढ़े, एक नेता कहते हैं कि राहुल गांधी को संघ में आके और उनके विचारों को समझना चाहिए। तो उनको याद करना चाहिए, सरदार पटेल ने तो कहा था कि संघ का मर्जर कर दीजिए कांग्रेस में, अगर आपको इतना ही है तो। भाई जिस समय संघ का निर्माण हुआ था, उस समय देश जो है आजादी के संघर्ष से जूझ रहा था। उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें हो रही थी। उस समय कुछ समय लोगों को लगा कि भाई ठीक है, आप हिंदू समाज को जोड़ना चाहते हैं। आज अगर आप इसी धारा पर चलेंगे तो देश टूटेगा, क्योंकि आप हिंदू समाज को जोड़ेंगे तो आपके हिंदू समाज में न क्रिश्चियन है, न मुस्लिम है, न अदर कास्ट के लोग हैं, न बुद्ध है, न पारसी हैं। ये लोग कहाँ जाएंगे और फिर देश की क्या स्थिति होगी? आज आप स्लोगन दे रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। कोई जवाब दे कि आज के समय में अगर चीन पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो जाती है, तो क्या आप 80% लोगों के भरोसे लड़ाई लड़ेंगे? वहां कहेंगे कि हमारा 20% आपके लड़ाई में नहीं लड़ने आया है। अजीब बात है। तो ये एक वैचारिक जो है वो दिवालियापन की स्थिति पर पहुंच गया है देश, खासतौर से भाजपा और संघ के लोग। वैसे भी संघ भाजपा में बौद्धिक लोग बहुत कम हैं। जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से एक दत्तात्रेय होसबोले हैं, जो अंग्रेजी लिटरेचर में एमए किया हुआ है उन्होंने। यादव परिवार में उनका जन्म हुआ है, होसबोले साहब का। और अब उनको ये बताना चाहिए कि भाई आपने जो टारगेट दिया था बीजेपी को कि 370 हटा दो, 370 का नाम हटा दो, 35 वो हटा दिया, 370 तो हटा नहीं। चलिए आपका वो लक्ष्य पूरा हुआ, राम मंदिर लक्ष्य आपका पूरा हो गया, यूसीसी चलिए वो उत्तरांचल में उसको भी देख लिया। अब आप क्या करेंगे? हिंदुओं को जोड़ लिया, उसके बाद हिंदू क्या करें? मुसलमानों से लड़ें देश में? कहना क्या चाहते हैं आप? आज तक आपने हिंदुओं के भले के लिए कोई कार्यक्रम चलाया है? देश के भले के लिए कोई आप राहत कार्य दिखते हैं, करते हुए दिखते हैं? 1962 के युद्ध में भी और बाढ़ में भी, और यहां वहां एक एनजीओ का काम करना है तो आप एनजीओ का काम करें। आपकी विचारधारा स्पष्ट होनी चाहिए ना। देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं। आपकी सरकार ने जो डेवलपमेंट का प्लान दिखाया उसके तो चितड़े उड़ गए एक ही बारिश में। कितनी सड़कें वो टूट के गिर गई, कितने पुल उखड़ गए और बह गए। क्या हो रहा है ये इस पूरे देश में? अभी जो आपका डेवलपमेंटल प्लान है और जिस तरीके से आप देश को ले जाना चाहते हैं, उसमें तो आपने देश में महंगाई को बढ़ा दिया। आपने कहा था कि रोजगार 2 करोड़ देंगे, आपने रोजगार तो देना दूर और बेरोजगारी को बढ़ा दिया। रुपया को उसकी कीमत कम करेंगे डॉलर के मुकाबले, तो आपने उसको किस हालत में पहुंचा दिया। तो कहां आप सफल हुए हैं? आपका ऐसा कौन सा एजेंडा है जिससे आज का युवा वर्ग उससे जुड़े? आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर ले लिया। तो किस मुद्दे पे आप शुचिता की राजनीति की बात करते हैं? कोई शुचिता नहीं है। आप क्राइम एंड पॉलिटिक्स की बात करते रहे हैं। अगर 250 लोगों का के ऊपर चार्जशीट है पार्लियामेंट में, तो उसमें 150 से ज्यादा आपके अकेले होंगे।
किस मोर्चे पे आप अलग साबित हुए हैं पार्टी विद अ डिफरेंस? क्या बातें राहुल गांधी से आप करना चाहेंगे? क्या एजेंडा देखना चाहेंगे? क्या सिखाना चाहेंगे? राहुल गांधी तो फिर भी फॉरेन से पढ़ के आए। जितनी पढ़ाई राहुल गांधी की है उतनी आपके किन किन नेताओं में है? बीजेपी के कुछ मंत्री पीयूष गोयल और जयशंकर और इस तरह के 3 4 5 मंत्री होंगे जो उनके बराबर के पढ़ाई की होंगे। और कौन लोग हैं? क्या बात करेंगे आप राहुल गांधी से? आप अपना पहले एजेंडा तो स्पष्ट करिए। आप नहीं देख पा रहे हैं क्या कि इस देश में आपके फैलाए हुए विचार को बीजेपी ने कितने गंदे तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू एकदम से जहर बो दिया है कि वहां पर हत्या होती है। 2 घंटे के लिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो घटना हुई, बीजेपी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कार्यकर्ता ही आरोप लगा रहे हैं कि हमें 2 घंटे की छूट दी गई थी कि जला डालो। उसी तरह से कोई गौ मांस के नाम पे पकड़ा जाता है, उसको मार डालते हो आप। चेक होता है, जांच होती है तो पता चला गौ मांस था ही नहीं। आप किसी को बांग्लादेशी होने के आरोप में मार डालते हो, उसको पीटते हो और बाद में पता चलता है कि वो तो भारतीय है। ये हो क्या रहा है? क्या आप इसको नहीं देख पा रहे हैं? आप जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं, अगर यही एजेंडा है, पूरे देश में अराजकता का माहौल फैलाना है और आप महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और आपके अपने आईटी सेल के लड़के पकड़े जाते हैं बीएचयू में, उन पे कौन सा बुलडोजर चलाया आपने? बुलडोजर भी चुन चुन के आप चलाते हैं। किन पे चलाना है, किन पे नहीं चलाना है। कोई जेल में बैठा हुआ बाबा सिद्दीकी को मरवा रहा है, सिद्धू मूसेवाला को मार रहा है और किसी को धमकी दे रहा है, किसी पप्पू यादव को, और आप इस कानून व्यवस्था को देख रहे हैं और आप कहते हैं कि राहुल गांधी हमसे मिलने नहीं आते। क्या मिलके करेंगे आपसे? आपसे कौन सा ज्ञान लेंगे? आप जो ज्ञान बांट रहे हैं देश में, जो झूठ का जो आडंबर आपने फैला रखा है, वो तो कहिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज अभी जागृत नहीं हुई हैं ठीक से। अगर आपको उसमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में काउंटर करने लगे तो आप कहां टिकेंगे? आप कहते हैं देश में बांग्लादेशी 4 करोड़ बांग्लादेशी, आप 30 साल से मैं सुनता आ रहा हूं। आप 16 साल से सत्ता में हैं। 1600 लोगों को भी आपने निकाला है क्या बांग्लादेशी होने के नाम पे? आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी ये सब घुसपैठ करा रहे हैं। बीएसएफ किसके कंट्रोल में है? होम मिनिस्ट्री किसके पास है? बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है? आप कहते हैं रोहिंग्या, मणिपुर में किसकी सरकार है? ये सब तमाम चीजें जो हैं आपके झूठ को उजागर कर चुकी हैं। इसलिए आपके पास कोई स्पष्ट एजेंडा हो तो उसको सामने रखना चाहिए कि राहुल गांधी ही नहीं, देश भी समझे कि आप किस एजेंडे पे क्या बात करना चाहते हैं। इसके बाद ही ना कोई बातचीत होगी। बिल्कुल, ठीक है। मैं अब विवेक के पास आती हूँ। विवेक तो बहुत क्लोज़ली आरएसएस को ट्रैक करते हैं। विवेक का आपको क्या लगता है कि क्या आरएसएस की ये कोशिश है कि पहले राहुल गांधी को न्योता दो आने का, फिर जब राहुल गांधी आ जाए तो फिर आप उनको डिस्क्रेडिट करिए कि देखिए संघ तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर राहुल गांधी भी आ जाती है। क्या ये कोई षड्यंत्र है या फिर कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको लगती है आरएसएस की? क्योंकि दत्तात्रेय होसबले वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहना ये बहुत साधारण सी बात नहीं लगती। जी जी नीलू जी, इसमें मुझे बहुत कुछ आश्चर्य की बात नहीं लगती होसाबले ने ये सब कहा है, क्योंकि संघ की एक पुरानी स्ट्रेटजी है, वो ये है कि जो संघ के विचारों से मेल नहीं खाते ऐसे लोगों को संघ के प्लेटफॉर्म पे बुलाना। ये उनकी पुरानी एक रीति चली आ रही है, जिसके तहत वो विजयादशमी के प्रोग्राम में कई बार उन्होंने ऐसे लोगों को बुलाया है जो जिनका संघ से वैचारिक मतभेद है। कई लोगों का नाम लिया जा सकता है। प्रणब मुखर्जी जैसे व्यक्ति भी वहां पर गए थे, हमको पता है। और वो ये दिखाने की कोशिश है कि हम मतलब संघ पर हमेशा जो एक आरोप लगता है, जो सच है, जो सही है, कि संघ एक संकीर्ण विचारधारा वाली एक संगठन है। तो वो हम संकीर्ण नहीं है, हम हमारे से जो अलग विचार वाले लोग हैं उनको भी हमारे प्लेटफॉर्म पे बुलाते हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कई बार वो झूठी कहानियां भी गढ़ते हैं। मतलब किस तरह से वर्धा में संघ के एक वर्ग में महात्मा गांधी आए थे और वो संघ से बहुत प्रभावित हुए। ये किस्सा हमेशा संघ की तरफ से बताया जाता है। तो इस तरह के कई किस्से वो बताते हैं, जबकि उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। अगर महात्मा गांधी संघ से प्रभावित हुए थे
तो फिर ये जो वैचारिक लड़ाई है वो किस बात की चल रही है? आप महात्मा गांधी के विचारों से एकदम आपका 180 डिग्री का डिफरेंस कैसा है? तो ये संघ की एक पुरानी स्ट्रेटेजी है कि हमसे जिनका मतभेद है उनको भी हम अपने साथ लेना चाहते हैं। इससे उनको फायदा ऐसा लगता है कि उनको ये फायदा होता है कि उनकी जो संकीर्णता है उसको वो कैमोफ्लेज कर सके कि हम संकीर्ण नहीं है, ये दुनिया को बता सके। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि दत्तात्रेय होसबले की स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वो कहने के लिए कहने वाली बात जो है ना उसी तरह की ये कुछ बात है। जहां तक राहुल गांधी के संघ के साथ मिलने का सवाल है, मुझे लगता है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देखिए जहां तक संघ के विचार का सवाल है, संघ का अपना एक विचार है, वो अपनी जगह सही है गलत है ये अपने आप में अलग डिबेट है, लेकिन किसी भी विचार को एग्जिस्ट करने का इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ करता है। तो वो नक्सलवाद को भी हमने, नक्सलवाद के विचार को भी हमने अलाउ किया है। हालांकि उनकी जो मेथोडोलॉजी है, जिस तरीके से वो नक्सलवाद को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ में नहीं बैठता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठता है। इसलिए नक्सलवाद का जो वायलेंस है उसको हमने स्वीकार नहीं किया है। उसी तरह से संघ का विचार तो रह सकता है, वो कितना भी गलत हो, वो अपना विचार रख सकते हैं और अपने विचार का फैलाव भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई उनको पाबंदी पहले से भी नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से वो रोल आउट अपना विचार, नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है तब से वो जिस तरह से वो उस विचार को रोल आउट कर रहे हैं, उससे जो समस्याएं पैदा हुई है वो बहुत खतरनाक है। वो देश को खतरनाक दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ऑलरेडी ले गए हैं। और इसलिए उनके साथ में अभी इस समय किसी भी तरह की चर्चा राहुल गांधी नहीं कर सकते। चर्चा का फलित क्या होगा, मतलब किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं? आपका जो फंडामेंटल विचार है, मूल विचार है, वो विचार ही एक्सेप्टेबल नहीं है। जो बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर करने लिखा है, वो सारे जो विचार है वो एक तरह से हिंदू धर्म को भी एक गलत तरीके से रिडिफाइन करने वाले हैं और हिंदू सामाजिक व्यवस्था को भी गलत तरीके से रिडिफाइन करने वाले विचार है। तो उनको तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो किस बात की चर्चा होगी? तो मुझे लगता है चर्चा का जो एक प्रपोजल उनकी तरफ से आया है वो केवल दिखावा है कि हम संकीर्ण नहीं है, हम किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, ये दिखाने भर की कोशिश है, उससे ज्यादा उसको महत्व नहीं है। तो ये मैं बस इतनी ही दृष्टि से उसको देखता हूँ। कहीं भी वो राहुल गांधी अगर मिलने चले जाए तो राहुल गांधी से मिलेंगे और फिर कुछ उसमें से कुछ जो चर्चा होगी उसमें से कुछ अच्छा बाहर निकल आएगा, इस तरह की कोई बात होने वाली नहीं है। उनको भी पता है कि राहुल गांधी उनसे मिलने वाले नहीं है, तो वो जिस बात की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है उस बात को कहने का कोई अर्थ भी नहीं है, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये केवल अपनी संकीर्णता को कैमोफ्लेज करने का एक प्रयत्न है, ऐसा मैं समझता हूँ। इससे ज्यादा कुछ उसका अर्थ नहीं है। नीलू, आपने कहा कि संकीर्णता को कैमोफ्लेज करने की एक कोशिश है, और मैं के रॉय साहब आपके पास आऊंगी कि अगर संकीर्णता को कैमोफ्लेज कर रही है आरएसएस, तो क्या आरएसएस ये समझती है कि अगर हम राहुल गांधी से मिलकर बैठकर बातचीत कर लेंगे तो फिर क्या हम सेक्युलर कहलाएंगे? क्या सेक्युलर बनने की एक ख्वाहिश आरएसएस की दिखती है, जबकि उनका डीएनए ऐसा नहीं है? तो आपको क्या लगता है कि बार बार जो कल और 2 बार इन्होंने इस बात को कहा, कल दत्तात्रेय होसबले ने, कि भाई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी करते हैं लेकिन आरएसएस से मिलने की बात नहीं करते। तो सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी को, एक तो सवाल है इसके काफी हम लोगों को जवाब मिले कि भाई उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए जब कोई एजेंडा ही नहीं है, लेकिन आपका क्या मानना है कि आरएसएस क्यों बुलाना चाहता है राहुल गांधी को? अनम्यूट कर लीजिएगा रॉय साहब। हाँ सॉरी। नीलू जी देखिए, ये वैचारिक लड़ाई है और इस बात का संकेत होसबोले साहब ने दे दिया है कि संघ के वैचारिक विभाजनकारी राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती आज राहुल गांधी खुद है। और संघ का ये जो अजय यात्रा थी, जो हिंसा के जरिए, नफरत के जरिए हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को लहूलुहान कर रही थी, उस रथ के को रोकने की अगर कोई ताकत है तो राहुल गांधी में है। यह भी होसबोले साहब कि इस
आपका ऑडियो कट रहा है सर। हाँ, आपकी पोस्ट आवाज बोले नहीं आ कह रहे हैं, हाँ, हाँ, वो बोलिए, फोन आ बोलिए। जाता है, जी हाँ, बीच में कॉल आ जाती है। हाँ, बोलिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होस्ट बोल रहे हैं कि ये नफरत मोहब्बत की दुकान चलने वाले हमसे बात नहीं करते, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होशबोले साहब योगी जी के उस खतरनाक नारे का समर्थन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कटे के और बटे गए की बात कही है। ये पूरा विरोधाभासी चरित्र रखने वाले, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करने वाले, भारत पाकिस्तान कब्रिस्तान और शमशान की पॉलिटिक्स करने वालों को इतना समझना चाहिए कि राहुल गांधी को जिस मंच से आप आमंत्रित कर रहे हैं, वह वहीं पर योगी जी के उस डायलॉग को, उस भाषण को, उस नारे को आप प्रचारित भी कर रहे हैं कि यह नारा बहुत सही है और हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। इस वैचारिक लड़ाई को जिस शिद्दत से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, दुर्भाग्य है, कांग्रेस को भी उसी शिद्दत से लड़ना चाहिए। और उसकी जड़ें इस देश के इतिहास में, राहुल गांधी को पता है कि 1925 में मुंजे जैसा व्यक्ति जो केशव हेडगेवार का दोस्त था, वो गया था इटली और मिला किससे था, हिटलर के दोस्त मुसोलिनी से, और वहां से उसने सारे, यहां तक कि ड्रेस भी लाया। संघ जो टोपी पहनती है, डंडा पकड़ती है, हाफ पैंट पहनती थी, वो सब वहां के जो फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तक कि कलर भी उस ड्रेस का वही था। राहुल गांधी को यह पता है कि 1925 में इस देश में आजादी के आंदोलन में फांसियां लग रही थी, गोलियां चल रही थी, जेल भरे जा रहे थे, रेल के पटरी तोड़े जा रहे थे, स्टेशन चलाए जा रहे थे, हमारे गांव से लेकर आदिवासी इलाकों से लेकर शहरों तक महिलाएं पिकेटिंग कर रही थी, और उस वक्त आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ने वालों की गिरफ्तारियां करवा रहे थे। उस समय नागपुर से लेकर हर जगह हेडगेवार, सावरकर और ये जो गए थे वहां पर मुंजे साहब, ये कह रहे थे कि हमारा दुश्मन जो अंग्रेज नहीं है, आप मंच आप छाट पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा अंग्रेज मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन मुस्लिम है, इस्लाम, मेरा दुश्मन जो है कम्युनिस्ट है, वामपंथी, और मेरा दुश्मन क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म। जो इस देश में जो एक ऐसा देश है जिसको दुनिया की तमाम सभ्यताएं और संस्कृतियों ने मिलजुल कर बनाया है, जिसको साधु संतों, सूफी फकीरों ने और कभी राजाओं और बादशाहों ने विभिन्न इलाकों से आए और इस देश में घुल मिल गए, अपनी भाषा लाए, अपना संगीत लाए, अपना पहरावा लाए, अपना खान-पान लाए, अपने शासन पद्धति लाए, अपना वास्तुकला लाए। उस देश में आप जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी को पता नहीं कि फ्रीडम मूवमेंट में एक भी आज संघ और भाजपा का एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसके घर पे फ्रीडम फाइटर का पेंशन आता हो? संघ और भाजपा का एक भी व्यक्ति नहीं जो आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान के जेल के शिक्षकों के पीछे गए। 28 साल, 30 साल, 32 साल, 72 साल तक नेहरू परिवार में जितने लोग जेल जितने साल गए हैं, वो सब जोड़ दीजिए तो करीब 72 साल होता है। हेडगेवार को बताएं कितने दिन जेल में थे, बोले साहब बताएं ना कि वो गोलवलकर साहब कितने दिन जेल में थे। तो अंग्रेजों के समर्थक, इस देश के अंदर फासिस्ट सत्ता कायम करने वाले लोग, राहुल गांधी अगर इनसे बात कर लेंगे तो राहुल गांधी से तो पहले वो सारी, वो अभी जो लड़का मारा गया चरखी दादरी में, अभी पुलिस ने कहा कि उसके मीट में वो नहीं पाया गया बीफ का, उसकी आत्मा पूछेगी राहुल गांधी से कि आप किस बात के लिए इस देश में एकता की बात करते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। बिल्किस बानो की आत्मा पूछेगी राहुल गांधी से कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले लोगों को उन लोगों ने मारा पड़ा है जो होशबोले जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो सावरकर जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और आप कैसे उनके साथ एक मंच पर बैठे? राहुल गांधी ने, देखिए राहुल गांधी एक बहुत डिसाइसिव पॉलिटिक्स के इस दौर में है जब उन्होंने कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को अपने कंधे से उतार दिया। सॉफ्ट हिंदुत्व अगर कांग्रेस चलाती होती तो राहुल गांधी इनके पकड़ में आ सकते थे। बहुत लोग पकड़ में आए, अरुण नेहरू से लेकर बहुत सारे बी ग्रेड के कांग्रेस जो है आरएसएस के कब्जे में चले गए थे और आरएसएस के मुखबिर और स्लीपर सेल का भी काम करते। राहुल गांधी ने विश्व मंच पर, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट्स के अंदर, ट्रेड यूनियन में
और पार्लियामेंट में दुनिया के जाके बताया कि ये जो है डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। आरएसएस जो है इनका फाउंटेन हेड है, भाजपा उनकी राजनीतिक पार्टी है। तो राहुल गांधी को सलाम करना चाहिए कि राहुल की होसबोले ने साबित किया। और होसबोले और आरएसएस की तो हैसियत अब इतनी घट गई है कि भाजपा का चुटपुजिया अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो मोहर रबर का स्टाम्प वाला अध्यक्ष है, वो तो कह रहा है कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, हम अपना काम अपने चला लेंगे। ये कोई हंसी मजाक और प्रयास नहीं है। उसने बताया कि तुम्हारी अब औकात नहीं रह गई, क्योंकि तुम भी हमारी तरह से सत्ता का सारा सुख भोग रहे हो। आप जाके देखिए झंडे वाला में क्या उन्होंने स्काई स्क्रैपर बनाया, सुना 3-3 कैप्सूल है और सारी कितनी सुख सुविधाएं कहां से आ रहा है? कॉर्पोरेट का पैसा, अडानी का पैसा लेकर कर रहे। और राहुल गांधी से बात करो, राहुल गांधी के स्वाभिमान को देखिए। जब सारे लोग एंटीलिया में और अडानी के घर पर खाना परोस रहे थे, इस देश के राजनेता, मंत्री और पूंजीपति और धर्माचार्य, उस वक्त राहुल गांधी जाकर नोएडा के मजदूरों के बीच में बात कर रहा था। उनकी शादी में नहीं गया था, उनकी शादी में डांस देखने नहीं गया था अडानी के। वो जो कैरेक्टर वाले, वो किसी भी तरह से, देखिए गलती जयप्रकाश नारायण जी ने कर दिया था। जब कांग्रेस के विरुद्ध एक मुश्तरका मोर्चा बनाने की बात आई और थोड़ा सा वामपंथी हिचक रहे थे इंदिरा विरोधी एक मंच में, जो जिसको जेपी आंदोलन के रूप में हम जानते हैं, गुजरात आंदोलन के अगले चरण में, उसमें संघ को नानाजी देशमुख के जरिए जेपी ने घुसा दिया और वहीं से संघ लेगलाइज हो गया। नहीं तो संघ की कोई हैसियत नहीं थी। उत्तर प्रदेश जो कि संघ का बहुत बड़ा सेंटर था, जो भारतीय जनसंघ को कितने सीट मिलती थी आप जरा सा देख लीजिए। सन 52 से सन 80 तक इनको कितनी सीटें मिली हैं, यह भी जरा सा देख लीजिए। पार्लियामेंट से लेकर जयप्रकाश नारायण से यह गलती हो गई कि इस कम्युनल और फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करा के इनको एक पहचान दे दी, लोकतांत्रिक चेहरा दे दिया। बोले आज फिर आरएसएस को उस संकट के दौर में पाते हैं जिसमें इनको एक राहुल गांधी की जरूरत है। राहुल गांधी के साथ जिस दिन मंच साझा किए, ये प्रणब मुखर्जी नहीं है जो 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 गलियारे में घुस के भारत के प्रधानमंत्री होने के लिए आरएसएस के साथ संपर्क कर रहा था। वो प्रणब मुखर्जी की लड़की ने बहुत कुछ अपने किताब में अपने बाप के तमाम अधूरी इच्छाओं के बारे में कह दिया और बहुत सारी कुंठाओं के बारे में बता दिया है। राहुल गांधी इस देश में 5 साल तो बिना रुके प्रधानमंत्री हो सकता था। 2004 और 14 के उसमें कोई रोक टोक नहीं थी। तो इतना बड़े सैक्रिफाइस करके जो आया, इस वैचारिक लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे। और बोले साहब को ये गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए। राहुल गांधी का किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, दो विश्व दृष्टियों की, दो वर्ल्ड व्यूज होते हैं, दो विश्व दृष्टियों की लड़ाई है। एक विश्व दृष्टि वो है जो सेकुलरिज्म का है, जो भाईचारे का है, जो मोहब्बत का है, जो मिलजुल के रहने का है, जो मिली जुली साझी संस्कृति का है। और एक विश्व दृष्टि वही है जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो बहराइच में किसी एक गरीब मुसलमान के घर पे चढ़कर एक गरीब हिंदू को मरवा देता है और भगवा ध्वज और हरे झंडे के बीच में वहां लड़ाई लड़वाता है और वहां पर पूरा राज्य पर प्रायोजित हिंसा और दंगा करवाता है। ये दंगा प्रायोजित करने वाले जो राजनीतिक विचारधारा है, जिसने इस देश में हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स किया है, उसमें वो राहुल गांधी के पूरी छवि को किसी तरह से धूमिल करना चाह रहे हैं। अकेले राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं, अभी भाई साहब ने पार्लियामेंट में उनके हिस्टोरिक स्पीच की जिक्र किया है। पार्लियामेंट के बाहर अकेले तन्हा व्यक्ति हैं जो संघ और भाजपा के वैचारिक जो खतरे हैं उससे इस देश को आगाह कर रहा है। और बहुत बड़ा इस देश के अंदर जो है उन्होंने एक वैचारिक क्रांति, राहुल गांधी बोलते हैं तो लगता है एक पॉलिटिशियन भी बोल रहा, एक हिस्टोरियन भी बोल रहा, एक फिलोसफर भी बोल रहा। और यही एक बड़े नेता की पहचान होती है। आरएसएस के लिए सबसे बड़ा संकट है, उनको लग रहा है कि नेहरू के बाद कांग्रेस के अंदर एक दूसरा सोचने वाला और एक्शन करने वाला व्यक्ति आ गया है। अंत में हमारी भाई देसाई के पास आऊंगी कि देसाई साहब क्या कहेंगे दत्तात्रेय होसबले का ये कहना कि भाई राहुल गांधी उनसे मिलने नहीं आते
और फिर वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की बात करते रहते हैं। तो ये क्या आपको कोई षड्यंत्र लग रहा है या राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश? आज लोग सवाल भी ये पूछेंगे कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ये बात कही है कि देखिए राहुल गांधी तो मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो लोग सवाल पूछेंगे ना कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए? जब वो सबसे मिलते हैं तो आरएसएस से भी मिल ले। जी नीलू, मैं पूर्व वक्ताओं से थोड़ा भिन्न मत रखता हूं। मैं ये मानता हूं कि राहुल को मिलना चाहिए आरएसएस वालों से, डिबेट करना चाहिए। यदि पंडित नेहरू गोलवलकर को मिल सकते हैं, यदि गांधी जी गोलवलकर को मिल सकते हैं, तो राहुल गांधी आरएसएस के सरसंघचालक को क्यों नहीं मिल सकते? एक। दूसरी बात, आरएसएस को आप क्यों सीरियसली ले रहे हैं? ये क्या न्योता है क्या? ये तो मजाक है। जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्योता देते हैं, ये कोई न्योता होता है क्या? देयर हैज टू बी अ फॉर्मल इन्विटेशन। डिबेट करना है तो लोकतंत्र में डिबेट हो सकता है। और मैं तो ये मानता हूं कि गांधी, मेरे ख्याल से पूर्व वक्ता ने उसका जिक्र भी किया कि दिसंबर 1938 में वर्धा बजाजवाड़ी में आरएसएस का जो शिविर लगा था, वहां पर गांधी जी को बुलाया गया था और गांधी जी के बारे में फिर वो अपप्रचार करते रहते हैं। विठल भाई पटेल को भी बुलाया था, डॉक्टर आम्बेडकर को भी आरएसएस के कार्यक्रमों में बुलाया था। गांधी जी दोबारा वाल्मीकि सोसाइटी में गए थे, वहां पर दिल्ली में वाल्मीकि कॉलोनी में। तो वहां जाकर उन्होंने जो कहा था वो सीधा सीधा राहुल को, यदि ऐसा कोई मंच तैयार होता है, डिबेट का मंच तैयार होता है जैसे कि संसद है, उसी प्रकार वहां पर उसको अपनी भूमिका रखनी चाहिए। गांधी जी के बारे में बहुत स्पष्ट है, क्योंकि गांधी के पास भी ऐसे लोग थे जो कि आरएसएस के कामों की सराहना कर रहे थे। और उसी वक्त गांधी ने कहा था कि ये लोग तो हिटलर और मुसोलिनी के समर्थक है, उनका काम, उसकी सराहना नहीं हो सकती है। गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था। दूसरा, वाल्मीकि कॉलोनी में जब गए वो दिल्ली में 1947 में, तब गांधी जी को उन्होंने हिंदू धर्म का एक बहुत महात्मा ऐसे उसको उनका परिचय दिलाया था। तो उन्होंने अपने हिंदू, वो बोले मुझे हिंदू होने का गर्व है, मगर मेरा हिंदुत्व वो सहिष्णुता वाला है। उन्होंने सीधा सीधा जो अपनी भूमिका थी वो बताई थी। इसलिए मैं और पैनलिस्टों से भिन्न मत रखता हूं कि राहुल गांधी अपनी बात, यदि कोई ऐसा मंच तैयार होता है तो वो रखना चाहिए, अपनी भूमिका वो मंच पर रखनी चाहिए और उस प्रकार से फॉर्मल इनविटेशन होना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि आरएसएस वालों पर भरोसा किया जा सकता है। ये दोहरे मानदंड रखने वाले लोग हैं और आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात हम कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी को न्योता दिया है, ऐसा हम मानते हैं, उसके पहले उन्होंने जो कहा है वो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के बीच में कोई टकराव नहीं है, नड्डा के घर में जाके भोजन किया है हमने, हमारे बीच में कोई तनाव नहीं है। आप समझे ना? तो उनका मानस पुत्र जो है या तो मानस पुत्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो उनके लिए तो ये सीधी सीधी बात है। वो आरएसएस यानी कांग्रेस को तो पसंद नहीं करेगी। हालांकि आरएसएस का जन्म कांग्रेस ही नहीं कराया है, आपको भली बात ही मालूम होगा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, वो तो नागपुर शहर के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, यानी छोटे पद पर थे, कोई बड़ा पद भी नहीं था। और उन्होंने केवल अकेले तो ये संस्था स्थापित नहीं करी थी, 25 और लोग थे, और उसमें बाकी के जो कुछ थे वो तो कुछ लोग तो कम्युनिस्ट हो गए, उनमें से उनके जो पहले कार्यवाह थे। तो इस प्रकार से, मगर डॉक्टर हेडगेवार ने शीत शिविर में उनको बालाजी हुद्दार जो कि कम्युनिस्ट हो गए थे, जो पहले कार्यवाह थे आरएसएस के संस्थापक कार्यवाह थे, उनको भी उस शिविर में बुलाया था, क्योंकि उनमें उतना उदार मत था। मगर आज का जो आरएसएस है वो इतना कट्टरवादी है जिसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र, आपको मालूम है कि सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को
पागलों का ख्याल कहा है। डॉक्टर आम्बेडकर ने भी हिंदू राज को पागलों का ख्याल कहा, उससे लड़ने की बात करी है। तो इनके जो विचार है, उनके विचारों को राहुल गांधी ने अपने जो विचार है उन विचारों से उसको काउंटर करना चाहिए। और एक बात मैं अंतिम में जोड़ देता हूं, आपको मालूम होगा श्रीमती इंदिरा गांधी की मिनिस्ट्री में उनके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो थे वसंत साठे, वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। और मेरे कॉलमिस्ट जो रहे पांचजन्य के एडिटर रहे भानु प्रताप शुक्ल, जो कि मेरे कॉलमिस्ट थे मगर पांचजन्य के एडिटर रहे हैं। और इंदिरा गांधी से उनका इतनी निकटता थी कि इंदिरा गांधी से उनके संबंध इतने घनिष्ठ थे कि इंदिरा गांधी पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर पढ़ के अपनी पॉलिटिकल अपने डिसीजन लिया करती थी और उनके साथ इतने घनिष्ठ संबंध रखती थी। तो ऐसा है कि संबंध रखना एक बात है, और मान लीजिए कि निमंत्रण, फॉर्मल निमंत्रण तो आया ही नहीं है, ये तो केवल मजाक है। मैं तो इसको मजाक ही कहता हूं। और आरएसएस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? कोई मंच ऐसा तैयार हो जहां पर डिबेट, वास्तव में डिबेट हो, तो राहुल गांधी को जाना चाहिए, उसके लिए उसको निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, ये मैं मानता हूं। चलिए, अब अलग अलग राय आई है और अब देखना होगा कि राहुल गांधी इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। और इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करते हैं। और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे दर्शकों को और सब पैनलिस्ट आपको भी। ईश्वर जी, देसाई साहब, धन्यवाद। एक लाइन पता चला कि इंदिरा गांधी जो है पांचजन्य पढ़ के भी अपना पॉलिसी तय करती थी, पांचजन्य ऑर्गेनाइजर पढ़ के वो पॉलिसी तय करती थी। आज ये बहुत जानकारी मिली। डॉक्टर देसाई, डॉक्टर देसाई, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर देसाई, जनाब, हाँ, एक एक करके आज मुझे जानकारी हुई। धन्यवाद आपको। आप कहें तो मैं बता सकता हूँ और भी आगे। मैं आपकी बात मान लिया सर, हम लोग को जानकारी बढ़ी, आपकी बात मान रहा हूँ। ये बहुत बड़ी जानकारी आपने, हम लोग का ज्ञान वृद्धि किया आपने। एक सेकंड, पांडे जी, नहीं, मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। आप मजाक समझ रहे होंगे, हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं इसको। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। देसाई साहब किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। पांडे जी कुछ कह रहे हैं? हम लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं जी। आगे हम लोग भी मार्गदर्शन लेंगे। कहना चाह रहे हैं? हाँ, बहुत संक्षेप। राय साहब, कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर देसाई, आप कह रहे हैं कि उनको जाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। भाई, संघ के लोग तो अंबानी के यहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए, उनको क्यों नहीं आना चाहिए? वो तो संघ के नेता मुस्लिम लीडर्स के घर पे भी गए हैं ना उनसे मिलने के लिए। तो राहुल गांधी को क्यों जाना चाहिए, उनको क्यों नहीं आना चाहिए? और आने और जाने से पहले ये क्यों नहीं तय करना चाहिए कि आपके वैचारिक मतभेद और उसमें जुड़ाव का कोई धरातल है क्या? जो वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं नफरत के बाजार में, क्या आपने ये तय किया है कि ऐसा कुछ है जो हम राहुल जी के एक तरफ उन्होंने केरल में जरूर कहा है, जब राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया है कि जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना। नीलू 2 मिनट रुकने दीजिए, ये 2 मिनट थोड़ा डिस्कशन ठीक हो रहा है। उन्होंने जाति जनगणना का सवाल उठाया तो केरल में उन्होंने समन्वय बैठक में कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो धीरे धीरे उनके लाइन को टो कर रहे हैं। उनको इस बात पे आना पड़ेगा कि भारत की एकता जरूरी है कि हिंदू एकता। हिंदू एक था और है, लेकिन आपकी पार्टी से वो जुड़े, संघ से जुड़े, ये एकता आपकी नजर में है नहीं, तो आप धमका रहे हैं पूरे देश को कि बंटोगे तो कटोगे। इस तरह की खुलेआम धमकी देने के बाद आप कहते हैं राहुल गांधी को मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी क्या बात करेंगे उनसे? हाँ, देसाई साहब, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हाँ, बोलिए। हाँ, वे कह रहा है कि मुझे कहना है। हाँ, देसाई साहब, आप बोलिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉमन प्लेटफॉर्म पर उनको बात करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आरएसएस के मुख्यालय में जाए, मैंने ये कहा ही नहीं है कि वो आरएसएस के मुख्यालय में जाए। डिबेट होना चाहिए, और लोकतंत्र में बिना डिबेट के तो आप चल ही नहीं सकते, सीधी सी बात। ठीक है, ओके। हाँ, विवेक जी। हाँ, विवेक। या नहीं नीलू, ऐसा है कि चर्चा तो तभी होती है जब कोई बेसिक
जैसे मुझसे पहले भी कहा गया कि कोई बेसिक एक मत हो किसी मामले में। नक्सलवादियों के साथ एजेंडा हो। चर्चा कब, हाँ, नक्सलवादियों के साथ चर्चा कब होती है, जब भी हुई है, कब हुई है, पहले तो ये बताया गया है कि आपको शस्त्र नीचे रखना होगा, उसके बाद ही चर्चा होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका शस्त्र उधर आप चलाते रहे, उधर चर्चा होगी, ऐसा नहीं हुआ है। नक्सलवादियों के साथ जब भी चर्चा हुई है तो आपको अपना जो मूल विचार है, संघ के साथ में चर्चा कब होगी, जब उनका मूल विचार है जिसमें खोट है, जिसमें खराबी है, उस विचार को आपको बाजू रखना होगा। क्या आप उसके लिए तैयार है? आपकी मतलब नक्सलवादी तो सीधे तौर पर कहते हैं कि रिवोल्यूशन फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, तो हम तो बंदूक चलाएंगे, उसी से हम बदलाव लाएंगे, ये तो खुद सीधे तौर पे कहते हैं। संघ के लोग बड़े चतुर है, वो इस तरह की बात नहीं कहते। वायलेंस ही उनका तरीका है, साम दाम दंड भेद, उनका भी तरीका वायलेंस का ही है। वो कहते नहीं है उतने शब्दों में। तो आपको पहले आपकी मूल जो विचारधारा है, उसके जो फंडामेंटल्स है, उसको चेंज करना होगा, तभी चर्चा होगी। किस बात की चर्चा होगी? इस बात की चर्चा नहीं हो सकती कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं। इसका सीधा जवाब है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। सीधा जवाब है, इस पर क्या चर्चा करेंगे? नहीं, ये फंडामेंटल लेवल पर ये डिफरेंसेस है, तो चर्चा किस बात की होगी, ये सवाल है। बिल्कुल। अब आज धनतेरस का दिन है, लेकिन मुझे लगता है कि इस चर्चा को करने के लिए एक एपिसोड और मैं रखूंगी, और इसके और भी बहुत पहलू हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही थी, लेकिन समय कम है। धनतेरस का दिन है, सबको अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ काम है, तो आज इस चर्चा को यहाँ पर खत्म करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक देशपांडे जी, ओंकारेश्वर जी, देसाई, कमल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और इसके बीच में आपसे एक और आग्रह, 16-17 नवंबर को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव कर रहे हैं। बड़ा आयोजन है, 2 दिन का आयोजन है, अलग अलग सेशन है, देश भर के प्रबुद्ध लोग उसमें आएंगे। उसके लिए मैं उसका ब्रोशर लगा दे रहा हूँ। उसमें एक QR कोड है, उसको अगर आप स्कैन करके देखेंगे तो आपको सारा ब्रोशर के डिटेल्स मिल जाएंगे, कौन कौन आ रहा है वो डिटेल्स मिल जाएंगे। और उसके लिए आपसे आग्रह है, आपसे आर्थिक सहयोग की अपेक्षा है। बड़ा आयोजन है, बहुत थोड़ा ज़्यादा पैसा लगना है, तो इसलिए आपसे आग्रह है कि जो भी सहयोग हो सके, क्योंकि साल में एक बार उस आयोजन को करते हैं, जब 1-2 साल बीच में गड़बड़ हो गया था, नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आपसे जो आर्थिक सहयोग हो सके वो हमारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जरूर